जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। यानी कि हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई कैपिटल ई फाइंड करना है। तो भैया इसके लिए हमें एक वैद्युत द्विध्रुव मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान समझना जो बोल रहा हूँ यही आपको यहाँ पर थ्योरी में लिखना है। तो क्या लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या मान लेना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की लंबाई 2l है और इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में। भैया निरक्षीय स्थिति मतलब अक्ष के x अक्ष में तो होता है अक्षीय स्थिति, और अगर अक्ष के विपरीत हो क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, यहाँ मान लीजिए एक बिंदु क्या है, P स्थित है, और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि कैपिटल E फाइंड करना है। अब देखो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितना होगी, हमें निकालेंगे, और प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितना होगी इसे निकालेंगे। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखो ये बिंदु P है, इसका नाम क्या है, ये है बिंदु P। अब समझो यहाँ से एक पूरा कितना है 2l, आधा कितना होगा हाफ l हो जाएगा, और यहाँ पूरा किधर इधर कितना हो जाएगा, इधर भी l हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमने माना है कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ये दूरी कितना माना है हमने, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया है, स्मॉल r दूरी है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितना होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ है A, यहाँ क्या है O, तो यहाँ तक की दूरी कितना है 20 की l, और इसके ऊपर देखो यहाँ ये वाली दूरी कितना है स्मॉल r। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी। देखो अब एक होगा समकोण त्रिभुज, क्या होगा समकोण त्रिभुज, इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा देते हैं, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस आधार कितना है l, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर, पाइथागोरस में लगा रहे हैं, ठीक है समकोण त्रिभुज में। तो क्या होगा कर्ण सॉरी स्क्वायर रूट का क्या लगेगा रूट, क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कैसे निकाले, यहाँ से ये वाली दूरी r थी, ये कितना है आधा हाफ वाली l है, स्मॉल सॉरी स्मॉल l है, तो देखो यहाँ पर आधार हो गया, ये हो गई क्या लंब, और कर्ण निकालना था हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। तो हमारी जो माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितना है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ पर लिख दे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये कौन सी दूरी है, ये l स्क्वायर है, समझ लेना यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर क्या होगी माइनस सॉरी प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, वो भी देखो इधर कितना है l है, ये कितना है r है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हो गई हमारी माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी और प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी। पहले मैं लिख देते हैं यहाँ पर, इसे रब कर दें, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या लिखेंगे, माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी भैया कितनी आई है, देखो कितनी आई है अंडर रूट में माइनस क्यू से बोल रहे हैं यहाँ से, देखो तो कितना आया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लस क्यू से, तो वही प्लस क्यू से भी है, प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी वही रहेगी, बिंदु P की दूरी कितना होगी, वही रहेगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमने दूरी से निकाली है माइनस क्यू से बिंदु P की और प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी। अब देखो अगर माइनस क्यू से देखें तो मतलब बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, इसके कारण और इसके कारण जितना उत्पन्न होगा उनके टोटल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। जैसे हम लोग अच्छी स्थिति में करते हैं, अगर आपको अच्छी स्थिति का डेरिवेशन आता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता होगा तो वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब देखो तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी हमने निकाल ली है, और इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर मान लीजिए माइनस क्यू से इस पर E1 है, इसके कारण कितना है E2, गौर समझना, माइनस इसके कारण मान रहे हैं कि E1 है और इसके कारण कितना है E2, देखो चेक करो यहाँ से। तो भैया अगर एक पॉइंट मान लीजिए कौन था, यही पॉइंट है, यहाँ पर मान रहे हैं, देख लीजिए
ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। अगर इसके कारण तीव्रता लगेगी तो माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू क्या करता है, अगर यहाँ पर प्लस क्यू मान लीजिए परीक्षण आवेश है तो उसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षण करेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी इसकी ओर लगेगी, मतलब माइनस क्यू अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षण करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो एक पॉइंट पी से जो तीव्रता होगी इस वाली देखो यहाँ से यहाँ वाली ये इस साइड में होगी और इस साइड में बनेगी, ठीक है ऐसे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए इसके कारण E1 है, E1 की साइड कैसे होगी, नीचे की ओर ऐसे होगी ना। अब देखो इसके कारण देखो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू मान लीजिए परीक्षण आवेश है, तो एक उसको क्या करेगा, धक्का देगा, ये कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर ऐसे, कौन सी प्लस क्यू जो होगा इसको धक्का देगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर ना ऐसे E2, पहले वाली E1 मान लीजिए और दूसरे कारण क्या होगा E2, तो ये कैसे जाएगा ऊपर की तरफ इस साइड में ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बनाए ऐसे गई, ये कौन सा है E2, दूसरे के कारण प्लस क्यू के कारण ये क्या रहेगा, मान लीजिए E2 है। अब देखो यहाँ वेक्टर लगाते, दिशा बता रहा है, अब देखो हमारे चाहे लगाओ वेक्टर लगाओ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो अगर इस अक्ष को हम थोड़ा ऊपर बढ़ाएं तो देखो ऐसे हो जाएगा ना पूरा, यहाँ पर देखो बढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया, पूरा हमारा एक अक्ष हो गया, ठीक है, लंबवत है। और अब बताओ अगर इनके बीच का जो कोण है कैसे निकलेगा, इसके लिए हम इस पर एक लंब डाल देते हैं, देखो इस साइड से ऐसे। अब इसके बीच का कोण मान लेते हैं थीटा, ये क्या मानते हैं थीटा, और इसका क्या मानते हैं थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो कुल टोटल कितना होगा 2 थीटा होगा, पूरा कितना होगा 2 थीटा, और हाफ हाफ कितना होगा थीटा थीटा, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखो तो देखो यहाँ पर E2 इस साइड में है, E1 इस साइड में है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ए वाली मतलब E2 के कारण इस साइड में कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी, इस साइड में E2 के कारण, तो भाई कैसे निकलेगा, देखो ये कोण थीटा है, तो कोण के सामने क्या होता है लंब, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए काल्पनिक रेखा है, क्या है लंब, यहाँ पर मान लीजिए लंब है, काल्पनिक रेखा मान लीजिए लंब है, तो कोण सामने क्या होगा लंब, और जिस पे रुका है आधार हो गया, जो बच जाएगा क्या होगा कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब, यहाँ से मतलब कोण के सामने लंब, रुका है आधार, बच गया कर्ण। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि E2 के कारण इस पर तीव्रता कितना होगी आधार पर, हमें क्या निकालना आधार, और देखो लंब तो पता नहीं है, जैसे माना है काल्पनिक लिखा है तो कौन सी काम है कर्ण की। अब जानते होंगे कि हमेशा त्रिकोणमिति में ऐसे ही नियम लगता है, जो पता होता है और जिसे पता करना होता है। यहाँ पर देखो हमारा आधार पता नहीं है, इसे पता करना है हमें, और यहाँ पर कर्ण कितना पता है E2, कर्ण पता है आधार पता करना है, तो लंब का कोई मतलब है नहीं, मिटा दे रहे हैं इसे, कोई मतलब नहीं है इसमें ना। तो कर्ण और आधार, अब भाई कर्ण और आधार में जो संबंध लगेगा वही हम लगा दे, हमारा यहाँ पर निकल जाएगा E2 के कारण। अब देखो तो हम जानते हैं लाल बटे कक्का पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का, देखो इधर लाल बटे कक्का। अब बताओ किसमें आधार आ रहा है और कर्ण, तो आधार कर्ण किसमें आ रहा है कॉस में, कॉस होता है ना sin cos tan, तो कॉस में क्या हो जाएगा आधार कर्ण आ जाएगा, हम यहाँ पर लगाएंगे cos थीटा, गौर समझना थीटा है, देखो एंगल कितना थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये होता है ना आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मालूम नहीं, आधार रहने दीजिए, कर्ण कितना मालूम है, कर्ण है E2, देखो यहाँ पर कर्ण कितना E2, हमें E2 रखिए। अब देखो हमें आधार फाइंड करना है, तो आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे रहने दो, ये भाग उल्टा कहाँ जाएगा जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा इसके कारण जो इस पर तीव्रता उत्पन्न हुई है, मतलब E2 के कारण कितना हुई है, ये इस साइड में कितना हुआ है E2 cos थीटा, ये 2 है भाई, ये क्या लिखा है E2 cos थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा E2 cos थीटा, देखो लिख दीजिए E2 cos थीटा। अब देखो इसी तरीके से नीचे होगा तो भाई ये देखो एक का हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, यहाँ पर क्या रहेगा लंब, तो भाई कोण सामने लंब, कोण सामने लंब, और ये क्या बच जाएगा आधार, ये रहेगा कर्ण, फिर भी यहाँ का ये कर्ण होगा, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं ये क्या होगा कर्ण, ये लंब मिटा देंगे क्योंकि काल्पनिक रेखा होगी, और यहाँ पर आधार होगा, तो फिर वही आधार और कर्ण वाला लगेगा E1 के कारण, E1 वाले के कारण, तो आधार कर्ण में क्या लगेगा फिर ऐसे लगेगा, आधार कर्ण में कितना हो जाएगा देखो, फिर यहाँ पर होगा cos थीटा, आधार फिर नहीं पता होगा E1 के कारण, बता रहे हैं इधर बता रहे हैं E1 के कारण आधार नहीं पता होगा, तो फिर यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा, फिर तो कर्ण भैया यहाँ पर है E1 आपकी, कितना है E1, एक भाग उल्टा क्या जाएगा जुड़े में, तो यहाँ से फिर आधार कितना हो जाएगा E1 के कारण, तो E1 cos थीटा, समझो। अब दूसरे के कारण कितना आ जाएगा, इसके कारण तीव्रता कितना हुई E1 cos थीटा, देखो एक ब्लैक दिखा रहे हैं यहाँ पर कितना है दूसरी कितना है
E1 cos थीटा, तो पहले वाला कितना था ऊपर वाला E2 cos थीटा, ये कितना हो गया E1 cos थीटा। ये तो हमारी इस ध्रुव के समांतर जो रेखा हमने खींची उस पर तीव्रता कितना होगी, मतलब अक्ष के समांतर। और अगर हम बोलें कि अक्ष के लंबवत कितना उत्पन्न करेगा तीव्रता, ये दोनों माइनस क्यू प्लस क्यू। तो चेक करो भाई, लंबवत एक तो है ऊपर वाली, लंबवत ये वाली है, देखो यहाँ पर कैसे बनी है लंबवत। अब देखो अगर यहाँ से हम समांतर रेखा से खींच दें, गौर समझना भैया, ये समांतर रेखा एक थी, एक हमने और खींचा, तो यहाँ से अगर समांतर रेखा जाएगी तो एक कोण थीटा है, तो ये कितना होगा थीटा। सब एकांतर नियम लगा रहे हैं, जब दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो क्या बनता है एकांतर कोण, ये क्या होगा यहाँ पर कोण थीटा होगा। अब कोण के सामने ये वाला क्या हो जाएगा लंब, और इस पर रुका है ये वाला क्या होगा आधार, और बड़ी दूरी क्या हो जाएगी कर्ण। अब फिर देखो ध्यान समझना, इस बार हमको आधार तो पता नहीं है, फिर क्या पता है लंब पता है और कौन कर्ण, मतलब लंब पता है कर्ण पता है और लंब फाइंड करना है। मतलब हमें इस मतलब अक्ष के लंबवत जो है तीव्रता फाइंड करनी है, मतलब यह निकालना है, और एक कर्ण पता है E2। इस बार आधार कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे फिर यहाँ पर लगेगा लंब और कर्ण में कौन संबंध आता है, देखो लावड़ी का लंब और कर्ण में, ये तो होता है ना आगे वाला लावड़ी का लंब और कर्ण किसमें लगता है साइन में। तो यहाँ पर देखो ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, जो मालूम होता है जो मालूम करना होता है, तो यहाँ पर लंब और कर्ण में लगेगा साइन। इस बार यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा, इसे हटा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखो एंगल कितना है थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। लंब भैया पता नहीं है हमको, लेकिन कर्ण पता है, कितना है कर्ण E2। देखो ये वाली लाइन कितना है तीव्रता E2, यहाँ पर E2 हो जाएगा। अब देखो भाग उल्टा हुआ तो क्या हो जाएगा लंब कितना आएगा, यहाँ से लंब जो आएगा वो आएगा E2 sin थीटा, क्या आएगा E2 sin थीटा। इसके कारण जो तीव्रता है इस साइड में देखो कितना है ये E2 sin थीटा, मिटा देंगे इसे देखो, ठीक है यहाँ कितना हो गई E2 sin थीटा, यहाँ पर लिख रहे हैं E2 sin थीटा, पढ़ लेना थोड़ा साफ लिख रहे हैं E2 है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से नीचे देखना, तो यहाँ पर क्या होगा इस बार इसके जो लंबवत है देखो, तो यहाँ पर एक कोण कितना है थीटा, तो अगर इसके समांतर एक रेखा से जाएगी तो ये क्या कोण कितना होगा थीटा। देखो यहाँ पर एक कोण कितना होगा इस बार, अगर समांतर एक खींचेंगे तो ये वाला एकांतर जो देखो तो समांतर है, धीरे धीरे काट लीजिए, एक कोण कितना होगा थीटा, ठीक है ना। अगर एक कोण थीटा है तो कोण सामने क्या होगा लंब, जिस पे रुकेगा आधार जो बच जाएगा कर्ण, ठीक। अब देखो लंब कर्ण में आधार कोई मतलब है नहीं, लंब पता करना है, कर्ण मालूम है E1, तो लंब कितना निकलेगा बताओ। तो लंब और कर्ण में क्या आता है, लंब कर्ण में आता है साइन, लंब कर्ण में क्या आता है साइन। इस बार लगेगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखो चेंज क्या होगा इसमें, लंब तो मालूम नहीं है, कर्ण कितना होगा इस बार जो कर्ण है कितना है E1 है, यहाँ पर क्या रहेगा E1 और भाग का उल्टा कितना होगा, तो क्या आ जाएगा लंब E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, ये क्या हो गया हमारा लंब, मतलब ये वाली लाइन जो लंबवत है तीव्रता उत्पन्न हो रही है इसके अक्ष के, वो कितना है E1 sin थीटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना आएगा E1 sin थीटा, बता रहे हैं ठीक है इधर साइड, ये पूरा कितना आ गया E1 sin थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से सब कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं पूरा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है यहाँ पर। अब देखो इस तरीके से हमने निकाला यहाँ पर, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा 100% आसान है, ठीक है। हमने एक आपको बताया पूरा एक साइड से। अब देखो एक और हमने यहाँ से मतलब इसके और इन दोनों के कारण तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इस साइड में है, और इसके कारण सॉरी जो लंबवत है E2 sin थीटा ऊपर है, E1 sin थीटा नीचे है। अब देखो यहाँ समझना, यहाँ पर जो माइनस क्यू है यहाँ प्लस क्यू है, सिर्फ चिन्ह अपोजिट है और जो इसका परिमाण है वो समान है, क्या होगा इसका परिमाण समान है। अब बताओ भाई जब इस पर तीव्रता उत्पन्न होगी तो उन दोनों के परिमाण भी समान होंगे, सॉरी हाँ सही है, तीव्रता क्या होगा परिमाण समान होगा। तो यहाँ पर E2 sin थीटा और यहाँ पर E1 sin थीटा, अगर यहाँ पर आगे समान है तो यहाँ पर तीव्रता समान होगी, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में, अपोजिट है ना E2 ऊपर E1 नीचे। अब देखो जितनी तीव्रता ऊपर जितनी तीव्रता नीचे, जितना इधर साइड में उतना इधर साइड में, तो दोनों कितना हो जाएगा, दोनों का बल बराबर है तो मतलब तीव्रता बराबर है, तो कितना हो जाएगा टोटल 0 घट जाएगा भाई। तो यहाँ पर जो लंबवत है इन दोनों के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, P पर पॉइंट क्या है P 0 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो इस साइड में है और इस साइड में इन दोनों के कारण जो इधर आई है ऊर्ध्वाधर वाली,
E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये दोनों तो एक ही साइड में है ना, इन दोनों के कारण क्या हो जाएगा, तीव्रता उत्पन्न होगी इस पर, उसे जोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो नष्ट हो जाएंगे अपने। तो क्या हो जाएगा, अगर पूछ जाए कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यहाँ पर लिख रहे हैं, बिंदु P पर, समझ में आया होगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना होगी, बताओ, परिणामी तीव्रता। अब देखो तो कुल कितना हो जाएगा, E इक्वल टू यहाँ पर E1 cos थीटा में अगर हम E2 cos थीटा ऐड कर दे, मतलब जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल जो तीव्रता है वो उत्पन्न हुई है निकल जाएगी, आराम से आ जाएगा। देखो E1 cos थीटा E2 cos जोड़ देंगे, आराम से लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ पर देखें तो E1 जो है E2 के क्या है, बराबर, कैसे कह सकते हैं, देखो बता रहे हैं परिमाण जो है दोनों आवेशों का क्या है, बराबर है, तो तीव्रता भी क्या होगी, बराबर होगी, बस डायरेक्शन भले चेंज हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो E1 है E2 के क्या है, बराबर, कहाँ लिखते हैं, ये पर लिखते हैं, तो यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि जो E1 है वो इक्वल किसके है, E2 के, ठीक है ना, यहाँ पर लिखे E1 जब इक्वल E2 के है तो हम E1 E2 को जोड़ सकते हैं, नहीं समझे, या फिर E1 का मान आप कितना जोड़ लो, कितना हो जाएगा, देखो E इक्वल टू यहाँ पर E1 का मान अगर रख दें ऐसे रहने दो, इधर क्या रहेगा cos थीटा लिखा है, कोई भी चेंज कर दो, E2 चेंज कर दें, E2 का मान कितना है E1, यहाँ पर क्या होगा E1 cos थीटा बगल लिखा है, नोट कर लीजिए। अब ध्यान से समझना, E1 cos थीटा कितना होगा साहब, कितना होगा, E1 cos थीटा ऐड करोगे तो हो जाएगा 2E1 cos थीटा, इक्वल लगाए कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट के नीचे बताना, आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा, कितना हो जाएगा E1 cos थीटा। अब यहाँ से अच्छा इसके ऊपर अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखो अगर हम माइनस क्यू के कारण तीव्रता जो है इस पर कितना होगी, हमने माना है E1, तो E1 सूत्र क्या होता है, सॉरी E वाला कितना है, हाँ E1 है, कितना है E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। आप जानते हो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता का सूत्र है ना, तो देखो यहाँ पर अगर लगाते हैं माइनस क्यू के कारण, देखो माइनस क्यू के कारण तीव्रता बिंदु P पर ले लेना, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितना हो जाएगी भैया, माइनस क्यू के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता होगी, सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर और सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पर हमारा E तो पहला वाला है E1 रहेगा, ये तो ऐसे कांस्टेंट वैल्यू है, q कितना है तो q ही रहेगा, तो वही है q, जब कितना नीचे r स्क्वायर लिखा है, कितना लिखा है r स्क्वायर, r क्या होता है दूरी, यहाँ पर दूरी कितना है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो r की वैल्यू है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखो ये क्या था r स्क्वायर, ये क्या होगा स्क्वायर होगा, और जो इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट क्या घट जाएगा, मतलब कि जो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितना आएगी r स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समझो ना। देखो यार अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इस r के स्थान पर हो जाएगा अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से बचे कितना r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे e मतलब प्लस q के कारण कितना होगा, देखो प्लस q के कारण तीव्रता कितना होगी, तीव्रता के कारण लिखा है, तीव्रता कितना हो जाएगी, वो भी कितना रहेगा E2 बराबर ऐसे रहेगा, देखो इसमें लिखा रहेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन यहाँ पर दूरी कितनी है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे होगा तो स्क्वायर होगा, क्या होगा r स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या बचेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये होगा ना। देखो देख लो ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से E1 E2 का मान दोनों बराबर है, हम यहाँ पर कोई भी रखते हैं, E1 का मान कितना है यहीं पर रख देंगे, ठीक है, इतना नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो तो बताते हैं आगे। अब अगर इसके आगे करेंगे तो क्या लिखेंगे E इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 2 तो 2 रहने देंगे, और E1 का मान अभी जो मिटाया वहां पर लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना रहेगा q अपॉन नीचे लिखा था r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा हो गया ये E1 का मान कितना हो गया E1 का मान। अब अगर क्या लिखा है cos थीटा, अब एक बात बताओ, अब आप लोग बताओ कि भैया cos थीटा का मान कितना होगा, यहाँ से cos थीटा का मान निकालो, देखो दिमाग से समझो ऐसे
cos थीटा बोल रहा हूँ, cos थीटा। अब देखो यहाँ पर एक कोण कितना था, ये थीटा है, तो अगर हम इसको देखो इसी पे तो बना है, ये एंगल इसी पे तो है, अगर इधर जो गया है ये वाला कितना है थीटा, तो ये बार कितना होगा थीटा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं तिरछी कटती है तो एकांतर कोण होगा, और ये कोण थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, ये वाला लंब हो जाएगा कौन सा, तो देखो यहाँ पर लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा r, लंब हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब एक कोण सामने लंब, नीचे वाला क्या होगा आधार, आधार कितना होगा यहाँ पर आधार होगा जो स्मॉल l, ठीक है ना, ये आधार हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा स्मॉल r। अब देखो यहाँ से अगर निकालेंगे cos थीटा का मान, तो cos थीटा और क्या होता है, cos थीटा और लाल बटे कक्का, लाल देखो लिख रहे हैं लाल बटे कक्का, क्या होगा cos आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से अगर cos थीटा का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार कितना है यहाँ पर, आधार कितना है, देखो ये तो आधार यल है, यही गिरा है cos थीटा लंब बटे आधार, तो भैया सॉरी cos थीटा कर्ण बटे आधार, तो आधार कितना है यहाँ पर, आधार है यल, नीचे यल रहेगा दिख रहा है, और नीचे देखो कितना लिखा है कर्ण, कर्ण का मान कितना है, एक कोण सामने लंब हो गया है, ये आधार होगा, कर्ण कितना होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, देखो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो कर्ण कितना आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दिख रहा होगा ना आपको, cos थीटा कितना है, ये cos थीटा का मान कितना है l अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ पर रख दे, तो ये cos थीटा को मिटाएंगे उसका मान कितना रखेंगे, रखते यहीं पर मिटा के देखो रखते, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगी l अपान कितना आएगा, l अपान अंडर रूट, यहाँ पर लिख रहा हूँ अंडर रूट, अच्छा तो एक बात बताओ, अंडर रूट को अगर चाहे तो इस अंडर रूट को लिख दे 1/2, रूट का मतलब कितना होता है 1/2 पावर होती है ना, तो यहाँ से cos थीटा का मान रखेंगे l अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2, समझ गए कैसे करें, देखो यहाँ पर हम रूट लगाए थे तो रूट का मतलब होता है 1/2 लगा दिए और कुछ नहीं किए, अब देखो तो यहाँ से ये ऐसे रहेगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2ql, देखो ऊपर 2ql, इसको साथ 2ql एक साथ लिख दिए 2q और l एक q है, ठीक है, आगे कितना लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और देखो नीचे कितना लिखा है, नीचे यहाँ पर पावर कितनी है इसकी 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2, ये गुणा में घात जुड़ जाती है, गुणे में है तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो अगर 1 में 1 प्लस 1/2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 1 3/2 कितना होगा 3/2। अब देखो यहाँ पर जो जो लंबाई है ये वाली लंबाई बहुत अल्पांश है, और एक पूरा r कितना होता है बड़ी होती है, तो r स्क्वायर की तुलना में हम l स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, यानी कि जैसे ये जो ये r है काफी ज्यादा लंबाई है, l क्या होती है बहुत सूक्ष्म होती है, आप जानते होंगे तो ध्रुव की लंबाई बहुत अल्प होती है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, मतलब नहीं के बराबर, तो मान लीजिए चूंकि तो r है ग्रेटर देन बड़ा है किससे l से, जो r है l से काफी बड़ा है, इसलिए हम r स्क्वायर की तुलना में l को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, मतलब नगण्य मान लेंगे, हटा देंगे, देखो हटा दिए, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते होंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण का होता है P बराबर 2ql, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप जानते होंगे कितना होता है, चूंकि जानते हैं कितना, जो P होता है वो होता है 2ql के बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है ना 2ql, तो जहां लिखा है 2ql हम क्या लिखते हैं P, जहां लिखा है 2ql हम क्या लिखते हैं P ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ql सामने P हो जाएगा, नीचे कितना लिखा है देखो तो यहाँ पर लिखा है r स्क्वायर और l स्क्वायर, तो अगर हम l स्क्वायर को छोड़ दिए हैं तो क्या बचेगा r स्क्वायर की पावर कितने लिखी है 3/2, कितना लिखा है 3/2, ये बाहर वाली पावर लगी है यहाँ पर और ये दो पावर यहाँ पर लिखी है, l छूट गया, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा लास्ट लाइन माइन होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना लिखा है p लिखा है, नीचे कितना लिखा है r की पावर 3, कितना लिखा है r की पावर 3, ये रहा हमारा निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मात्रक क्या होगा तो सॉरी क्या होगा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो भैया आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक